अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब लिसनर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लेकर आई हूँ नूर राजपूत के नॉवल सल्फाइड की एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हनम का आज कॉलेज में आखिरी दिन था। उसके 2 माह पूरे हो गए थे। कॉलेज का मुस्तकिल टीचर वापस आ गया था। वैसे भी उसके अपने पेपर होने वाले थे। वो मजीद जॉब नहीं कर सकती थी। पहले लेक्चर में आरजे नहीं था। हानम ने शुक्र अदा किया था। बच्चों ने आज कुछ भी नहीं पढ़ा था, बल्कि हानम ने उनसे अपनी कुछ बातें शेयर की थी और उन्हें बहुत सी अच्छी बातें बताई थी। उस वक्त वो स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी जब स्टूडेंट्स का ग्रुप उसके पास आया था। ये वो बच्चे थे जिन्हें वो बहुत पसंद आई थी। मैम, हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हानम हैरान हुई। उसने कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये काम नहीं किया था। लेकिन क्यों? उसने पूछा। हमें याद रहेगा कि मिस उम्मे हानम ने हमें पढ़ाया था कभी। उनकी अजीबोगरीब ख्वाहिश पर हानम ने उनकी डायरी पर कुछ अखबार लिखकर अपना नाम लिख दिया था। सब चले गए थे, हफ्सा रह गई थी। आपको क्या चाहिए? हानम ने सवालिया नजरों से पूछा। आंखें खुलकर तो सभी लिख लेते हैं, सभी साइन कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके मेरी डायरी पर साइन करें। ये क्या बात हुई? मुझे नहीं आते साइन करने आंखें बंद करके, हानम ने जवाब दिया। प्लीज मैम प्लीज, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। इतनी सी गुजारिश कबूल कर लें। हफ्सा ने मिन्नत की। ठीक है, मुझे कबूल है। लाओ, किधर करने हैं साइन? हानम ने कुछ ना समझते हुए जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर हामी भरी थी। जितने सवाल पर मैं कहूंगी आपने उतनी बार साइन करना है, हफ्सा ने कहते हुए अपनी डायरी आगे बढ़ाई। हानम ने आंखें बंद करके पहले सफ़े पर साइन किया। बस? नहीं मैम, और भी करने हैं। वो न जाने कितनी जगह पर उससे साइन ले चुकी थी। अब खोलूं आंखें? जाने क्यों हानम को अजीब सा महसूस हुआ था। उसके छठी हिस्से ने कोई अलार्म बजाया था। हफ्सा ने कोई जवाब नहीं दिया था। खोल ले आंखें मिस उम्मे हानम। वो आवाज उसे करंट की तरह लगी थी। हानम ने झट से आंखें खोली थी। सामने रूहान जबील खड़ा था, जहरीली मुस्कुराहट लिए। हानम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उसके हाथ में कुछ कागज थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दबी दबी आवाज में चिल्लाई। रिलैक्स टीचर जी, ये देखें, बकौल आपके मैंने आपको दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की बना दिया है। आरजे ने वो कागज उसकी जाने बढ़ाए। क्या है ये? नागवारी से पूछा गया। खुद देख लो। वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। कागज पर नजर पड़ते ही हानम का दिमाग उल्टा था। वो निका नामा था जिस पर उसके साइन मौजूद थे। हफ्सा उसे धोखा दे गई थी। हानम को अपना सर चकराता महसूस हुआ था। क्या बकवास है ये? मुश्किल से हिम्मत जमा करके हानम ने वो कागज उसके मुंह की तरफ उछाला था, बल्कि मुंह पर मारा था। उफ, आहिस्ता बोलो मिसेस। तुमने ही कहा था ना दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी जिसकी किस्मत में रोहान जबील दाखिल होगा। लो, अब मैंने तुम्हें ही बदकिस्मत बना दिया है। वो आंख दबाते हुए बोला था और फिर टांग पर टांग जमा कर आराम से सोफे पर बैठ गया था। हानम को तो उसकी बात सुनकर ठंडे पसीने आ गए थे। उसने चारों तरफ देखा था और शुक्र किया था कि वहां कोई मौजूद नहीं था। अपनी बकवास बंद करो, मैं भी प्रिंसिपल को बताती हूँ। तुमने इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। हानम का दिल कर रहा था कि वो उसे मार डाले। उसका दिल डूब रहा था। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा यकीन करेंगी? वो हंसा था, जबकि हानम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई लेना देना नहीं। हानम ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। निकाह हो गया हमारा मिस उम्मे हानम, वो सुकून से कहता उसे आग लगा गया था। निकाह कोई बच्चों का खेल है जो साइन करने से हो जाएगा, वो मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोली थी। लड़की की रजामंदी चाहिए होती है ना, वो मुझे मिल गई। आरजे ने निकाहनामे की तरफ इशारा जिसे वो नीचे से उठा चुका था। और तुमने भी कबूल कर लिया है। ठीक है, मुझे कबूल है। लाओ, किधर करने हैं साइन? वो उसकी आवाज रिकॉर्ड कर चुका था। हानम तो दंग रह गई थी। बाकी की कार्रवाई अब देख लो। उसने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाया था। हाँ मिकी, लड़की ने साइन कर दिए हैं। मौलवी से कहो निकाह पढ़ाए। उसके अल्फाज ने हानम के पैरों नीचे से जमीन खींच ली थी। दूसरी तरफ से मौलवी की आवाज उठी थी। वो निकाह पढ़ा रहा था। क्या आपको कबूल है? उम्मे हानम ने बकायदा अपना और रोहान जबील का नाम सुना था। और रोहान ने किस कदर चालाकी से मौलवी के पूछने पर हानम की रिकॉर्ड की गई आवाज से सिर्फ कबूल है को मौलवी तक पहुंचाया। उसके इस तरह करने पर हानम फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। 3 बार मौलवी ने पूछा था और 3 बार कबूल है वो सुन चुके थे। जी, साइन कर दिए हैं हानम ने, अब मेरी बारी। वो पुरसुकून सा कह रहा था। साइन वो पहले ही कर चुकी थी। इससे पहले मौलवी मजीद कुछ बोलता, हानम को जैसे एक झटका लगा था। वो बिना कुछ बोले स्टाफ रूम से बाहर की जाने भागी थी और फिर वो भागती चली थी। और पीछे आरजे अब कबूल है बोल रहा था। निकाहनामे पर साइन करने के बाद उसने मोबाइल पर चलती रिकॉर्डिंग जिससे मौलवी की आवाज उभर रही थी उसको बंद किया। स्टूपिड, भाग गई डरकर। मिन्नत भी नहीं की मेरी कि ये सब ना करो। अपनी ही बात पर उसने कह लगाया। हानम के जाने के बाद वो एक झटके से सोफे से उठा, निकाहनामे को फाड़ना चाहा,
फिर अचानक कुछ सोच कर रुक गया। क्या पता कभी जिंदगी में इसकी जरूरत पड़े, उसने खुद से कहा था। उसे उस वक्त ना तो इस प्रैंक में कोई दिलचस्पी थी और ना उम्मे हानम में। उसके लिए ये एक एडवेंचर जैसा था। हानम की हालत ने उसे काफी लुत्फ दिया था, लेकिन हैरत है उस घमंडी लड़की ने ना माफी मांगी और ना मिन्नतें की मेरी। वो भवें सुकेड़ते हुए बड़बड़ाया था और फिर उस कागज के टुकड़े को जेब में रखने के बाद वो सीटी बजाता स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। वो जीत गया था, वो फतह का बादशाह था। वो वक्त और किस्मत दोनों पर हुकूमत करता था। वो जैसा चाहता था वैसा हो जाता था। वो फातेह बनना जानता था। इस कॉलेज में अब उसकी दिलचस्पी के लायक कोई चीज नहीं बची थी। वो सीटी पर धुन बजाता कॉलेज से बाहर निकल गया था। हानम को अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। उसे रोहान जबीर से इस दर्जा पागलपन की उम्मीद नहीं थी। अगर उसे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो उसकी लाइफ पार्टनर के बारे में कभी ऐसी बात नहीं करती। लेकिन अब क्या होगा? उसका दिल बुरी तरह से डर रहा था। अल्लाह, अब क्या होगा? वो बहुत परेशान थी। दिल बैठा जा रहा था। अगर उसने प्रिंसिपल को बता दिया और कोई और कहानी सुनाई तो सब मुझे बुरा समझेंगे। वसवसे उसे खाए जा रहे थे। उसने पढ़ा था कि सल्फाइड अपने अमल और अपने रद्द अमल दोनों से लोगों को चौंका देते हैं, लेकिन इस आरजे ने तो उसका दिमाग ही घुमा दिया था। उसने तय कर लिया था कि अब वो इस कॉलेज में कभी नहीं जाएगी। अपनी अपनी तरफ से वो दोनों इस कॉलेज को हमेशा के लिए छोड़ गए थे। आरजे सुना दो कुछ, मोहसिन ने उसकी मिन्नत की थी। क्लब के तेज म्यूजिक और थरथराते जिस्मों की भीड़ में वो लोग पुरसुकून से बैठे थे। सिया रंग की जैकेट के पीछे जिस पर बड़ा सा आरजे लिखा था और गले में चेन पहने जिस पर आरजे लिखा हुआ लटक रहा था, वो इस क्लब की शान लग रहा था। उसने मिकी को लड़कियों की झुरमुट में घिरा देखा था। उसके देखने पर मिकी ने एक आंख दबाकर उसे आने का इशारा किया था, लेकिन जाने क्यों आज ना तो उसे नशा चढ़ रहा था और ना ही यहाँ कोई लड़की उसे मुतासिर कर रही थी। वो पहले भी ऐसा ही था, उसे कुछ मुतासिर नहीं कर पाता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। यार, मेरा मूड नहीं है। ग्लास के किनारे पर उंगली फेरते हुए आरजे ने मोहसिन को इनकार किया था। उसे इतना संजीदा देखकर मिकी उसकी तरफ आया था। कैसा रहा तुम्हारा निकाह? वो खबासत से दांत निकाले पूछ रहा था। निकाह? व्हाट रबिश! कौन सा निकाह? वो जस्ट प्रैंक था उस उम्मे हानम को डराने के लिए। और वो निकाहनामा? मिकी ने दोबारा पूछा। उसकी बात पर आरजे चौंका था। वो तो उसने फेंका ही नहीं था। कुछ याद आने पर उसने पैंट की जेब से वो कागज निकाला था जिस पर उन दोनों के साइन थे। अगर वो निकाहनामा ना होता तो उम्मे हानम डरती भी ना। उसे डराने के लिए जरूरी था। ये रहा। मिकी ने उसके हाथ से वो कागज झपटा था। दूल्हा दुल्हन दोनों के साइन हैं, बस गवाहों के खाने खाली हैं। इधर लाओ, साइन करता हूँ। मजाक समझते हुए मिकी ने अपने साइन कर दिए थे और फिर कागज को मोहसिन की तरफ बढ़ाया। मोहसिन ने भी हंसते हुए साइन किए थे। इसके बाद वो कागज के टुकड़े को लेकर ग्रुप के दूसरे लड़कों की तरफ बढ़ा था। 5 मिनट बाद वो निकाहनामे को लहराता वापस आया था। ये लो आरजे, काम मुकम्मल हो गया है। शैतानी मुस्कुराहट लिए वो आरजे की तरफ देख रहा था। इंटरेस्टिंग। आरजे के लिए सब एक नया खेल था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने फिर वो कागज का टुकड़ा, जिसकी उसके नजदीक कोई अहमियत ना थी, बिना सोचे समझे जैकेट की जेब में रख लिया था। वो नहीं जानता था कि वो कागज का टुकड़ा अब कानूनी तौर पर एक मुकम्मल निकाहनामे की हैसियत इख्तियार कर गया था। प्लीज यार, कुछ सुना दो। इस बार मिकी ने गिटार उसे थमाते हुए कहा था और कुछ सोचकर आरजे ने उसे पकड़ लिया था। हानम कॉलेज से सीधा घर आ गई थी। वो अपनी अकेडमी नहीं गई थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। क्या हुआ हानी, तुम ठीक हो? आसिया बेगम ने परेशानी से पूछा। जी अम्मा, मैं ठीक हूँ। वो बस इतना ही कह पाई थी। इसके बाद वो बिस्तर में घुस गई थी। अगर मेहरू को पता चल गया और असमारा आप भी, वो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, ऐसे निकाह तो नहीं होता। अब वो खुद को तसल्लियाँ दे रही थी। लेकिन इस निकाहनामे पर साइन तो मेरे ही हैं। उसका दिल बैठा जा रहा था। इसी डर और खौफ में उसे रात तक बुखार हो गया था। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। उसे अपने पिछले सारे गुनाह याद आ रहे थे और नम आंखों से वो सद दिल से दुआएं मांग रही थी कि वो रोहान जबील उस बात का जिक्र किसी से ना करे। और हफ्सा, उसे तो मैंने बहुत अच्छा समझा था। उसने धोखा किया मेरे साथ। हानम को सख्त अफसोस हो रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम्हें पता है माही बेटा, आज मैं किससे मिला? सेठ हमदान बहुत ही पुरजोश अपनी बेटी को बता रहे थे। किससे बाबा? फोन की दूसरी जानिब से आवाज उभरी थी। आसी से। सेठ हमदान के लब कांपे थे। क्या सच में बाबा? वो हैरान हुई थी। हाँ, और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ खुद पर।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, एक ही शहर में रहते हुए मैंने कभी जाकर उसकी खबर नहीं ली। सेठ हमदान सच में बहुत अफसरदा थे। कैसी है बाबा वो? माही ने पूछा था। मेरे लिए तो आज भी वैसी ही है, 22 साल पहले वाली आसी, मुझसे फरमाइशें कर करके चीज़ें मंगवाने वाली। लेकिन वक्त और हालात ने उसे काफ़ी बदल दिया है, अब कुछ नहीं मांगती वो। तो बाबा, आप उनकी मदद करिए ना, किस्मत ने आपको दूसरा मौका दिया है, इसे मत गंवाएं। माही की बात ने सेठ हमदान को चौंका दिया था, जबकि माही जानती थी कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। उसके बाबा ने कितने साल अकेले गुजार दिए थे सिर्फ माही की वजह से। वो पहली मोहब्बत को आज भी अपने दिल में बसाए बैठे थे। ये कुदरती अमर है, इंसान अपनी पहली मोहब्बत को चाहकर भी भूल नहीं सकता। वो गले का तोक बनकर हमेशा साथ रहती है, हर लम्हे अपने होने का एहसास दिलाती है। ये एक खालिस जज्बा है जिसे चाहकर भी हम भुला नहीं सकते। पहली मोहब्बत पुराने मुकद्दमे की तरह होती है, ना ख़त्म होती है, ना इंसान बाइज्जत बरी होता है। और मोहब्बत ना मिलने का दुख माही से बेहतर कौन जानता था। सुनो आरजे, तुमने दोबारा मिस उम्मे खानम को तंग तो नहीं किया? हशाम लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आने वाले आरजे से पूछ रहा था। हशाम की बात सुनकर वो चौंका था। क्या बात है शाम काका, वैसे तो तुम्हें लड़कियों के नाम याद नहीं रहते और मिस उम्मे खानम तुम्हें बड़ी याद है, आरजे शरारत से कह रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। बताओ, तंग तो नहीं किया ना? हशाम को न जाने क्यों फिक्र हो रही थी। वो इतने दिनों से पूछना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था कि आरजे कितना चालाक है। नहीं, तंग नहीं किया, बस भगा दिया एक छोटा सा ड्रामा करके। कैसा ड्रामा? हशाम चौंका। मैं कभी बताऊंगा शामू काका, मुझे अभी कुछ काम है। इससे पहले हशाम कुछ कहता, वो ऑफलाइन जा चुका था। पता नहीं अब इसने क्या किया होगा उस मासूम के साथ। हशाम को फिक्र हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। आज अपनी नई वीडियोस जो उसने अपलोड की थी उन्हें चेक कर रहा था। पिछले एक हफ्ते से एक नई फॉलोअर उसकी वीडियो पर रिएक्ट कर रही थी और तारीफ अलग। वो कभी किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ता था, अलबत्ता कभी कभी कुछ चीज़ें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। कैन वी बी फ्रेंड्स? उस नई लड़की रहमा की तरफ से मैसेज आया था। आरजे ने उसके टाइप किए गए मैसेज को स्कैन किया था और फिर बिला इख्तियार ही वो हंस दिया था। डोंट ट्राई टू मेक मी फूल मिस शालिनी। वो एक सेकंड के अंदर उसे हकीकत से रोशनास करा गया था। स्टूपिड, वो बड़बड़ाया था, जबकि दूसरी जानिब शालिनी उसका मैसेज पढ़कर हैरान और परेशान रह गई थी। वो इंसान था या कोई जादूगर? उसे बेवकूफ़ बनाना वाकई नामुमकिन था। वो कुछ देर शॉक्ड रही थी और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराती थी। उसका इंतखाब 100% दुरुस्त था। इससे पहले कि ये आंसू कहीं हिजरत कर ले, हाँ किसी रोज़ तेरे गम की ज़ियाफ़त कर ले। उसने जाते हुए पुरसे में यही बोला था। अब ये बेहतर है कि यादों पे कनात कर लें। गाँव सब हार के हम जो कभी वापस लौटे, क्या ही अच्छा हो अगर तेरी ज़ियारत कर लें। तू कहीं हमको मिले तो लिपट कर तुझसे, इतना फिर रोए कि ज़ाया ये बसारत कर लें। कांप उठता हूँ मैं अब देख के हंसते चेहरे, लोग ये भी ना मोहब्बत की हमाकत कर लें। इस मोहब्बत पे भी तुमने जो सितम ढाए हैं, ऐन मुमकिन है कि हम तुमसे अदावत कर लें। हानम पिछले 2 दिनों से अकेडमी नहीं गई थी। बुखार उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। उसे डर था कि अगर वो अकेडमी जाएगी तो महरूज से सवाल करेगी। मोबाइल पर आने वाली हर कॉल पर वो डर जाती थी। उसे लगता था कि अभी प्रिंसिपल का फ़ोन आएगा और फिर उसकी इंसल्ट होगी। वो जानती थी रूहान ने ड्रामा किया था, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। अभी भी मोबाइल पर होने वाली बीप पर वो घबरा गई थी, लेकिन फिर नंबर और मैसेज देखकर वो चौंकी थी। एक नागवारी उसके चेहरे पर फैल गई थी। ये शख्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? वो रूहान से हुई थी। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी, बहुत कुछ था जो वो बताना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने एहसासात को किससे शेयर करे। महरूज से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसके बरक्स वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। थका कर उसने मैसेज डिलीट किया था। मुझे नंबर तब्दील कर लेना चाहिए। आखिर वो इस आखिरी नतीजे पर पहुंची थी। उसकी नमाज़ें लंबी होती जा रही थी। गिड़गिड़ा कर वो न जाने क्या मांगती थी। एक डर ने उसके दिल में डेरा डाल लिया था। उसने दोबारा अकेडमी जाना शुरू कर दिया था। न मेहरू ने कोई बात की थी, न प्रिंसिपल का फ़ोन आया था और न आरजे ने कोई पेशरफ्त की थी। धीरे धीरे वो भी उसे मजाक समझकर भूलने लगी थी। ये तुम्हारी सैलरी है हानी, असमारा आप इन्हें भेजी है। तुम बिना प्रिंसिपल से मिले वापस आ गई थी।
मेहरू ने हानि की अमानत उसे दी थी, जिस पर हानि ने शुक्र अदा किया था कि सब नॉर्मल था, ठीक था। पिछले कुछ दिनों से उसे अनजाने नंबर से कॉल आ रही थी, जिसे वो जानबूझकर नहीं पिक कर रही थी। मैम मेरी बात सुने, मैं हफ्सा हूँ, प्लीज़ मैम। उसका मैसेज पढ़ने के बाद तो हानम का दिमाग घूमता था। उसने मोबाइल ही बंद कर दिया था और अब फिर किसी और नंबर से फ़ोन आ रहा था। उठा लो हानि, किसका फ़ोन है? मेहरू की बात पर वो चौंकी थी। पता नहीं, हानम का मूड ख़राब हुआ था। यार पूछ तो लो एक बार। मेहरू के इसरार करने पर हानम ने कॉल रिसीव की थी। मैम प्लीज़ मेरी बात सुन लें, प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा, प्लीज़ मैम। हफ्सा मिन्नतें कर रही थी। हफ्सा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हानम ने दो टूक जवाब दिया था। ना करें बात, लेकिन मेरी सुन लें प्लीज़। वो रूहान ने मजाक किया था मैम, प्रैंक। उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो किसी से भी ये काम करवा लेगा और फिर शायद सबको ये बात पता चल जाए। उसने मुझे इसलिए कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि आप मुझे अजीज़ हैं। वो आखिरी बात कहते ही रो दी थी। इट्स ओके हफ्सा, कोई बात नहीं, आप भी भूल जाओ इस बात को। हानम ने गहरा सांस लिया था। पक्का? आप नाराज़ तो नहीं है ना अब? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, फिर बात होगी। वो उसका जवाब सुने बिना फ़ोन बंद कर चुकी थी। दिल से एक बोझ सा उतर गया था। एक डर जो था वो ख़त्म हो गया था। उसे यकीन हो गया था कि वो सब ड्रामा था। क्या हुआ हानि? मेहरू ने, जो उसे गौर से देख रही थी, उसके फ़ोन बंद करने के बाद पूछा था। कुछ नहीं, बस कॉलेज का एक मसला था। वो खुश दिली से मुस्कुराती। वाकई हफ्सा ने उसे बहुत बड़े सदमे से बाहर निकाल लिया था। हानम अब अपने आप को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस कर रही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह है कि उन्होंने अपनी सही में ये बाब बांधा है कि निकाल वली बग़ैर वली के निकाह नहीं। अबू मूसा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं होता। सनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1101, सनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2085, सनन इब्न माजा हदीस नंबर 1881। वो इस्लामी किताबें अपने सामने फैलाए निकाह के बारे में तहकीक कर रही थी। आरजे ने जो हरकत की थी वो उसे डरा रही थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि ऐसे निकाह नहीं होता। हानम ने दिल में शुक्र अदा किया। तभी वहाँ महम वारत हुई। तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हो रही, फिर ये सब क्यों? महम ने सवाल किया। बस ऐसे ही इल्म होना चाहिए इंसान को, हानम ने जवाब दिया। वैसे आजकल जो नॉवेल्स में दिखाया जाता है कि लड़का लड़की को अगवा करके उससे ज़बरदस्ती निकाह करता है, तो क्या वो निकाह हो जाता है? हरगिज़ नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक लड़की राज़ी हो तब मुनक्किद हो जाता है, जो फसख भी किया जा सकता है अगर लड़की का वली चाहे, वरना यही रिवायत मिलती हैं कि बग़ैर वली के निकाह नहीं होता। हानम ने गहरा सांस लिया। तौबा, ये राइटर्स भी जाने क्या क्या लिख देते हैं। महम ने सिर पीटा, जबकि हानम के सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। स्टेडियम लोगों के हुजूम से भरा पड़ा था। हर तरफ नौजवान लड़के लड़कियां उसके इंतजार में थे। हर एक की जुबान पर बस आरजे था। रात के अंधेरे में भी रंग बिरंगी रोशनियों ने स्टेडियम के दरमियान बने स्टेज को मुनव्वर किया हुआ था। वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं था और ना किसी के लिए गाता था। अलबत्ता उसके फैन डिमांड करते थे उसे सुनने की, और वो एक दिन फाइनल कर देता था। उसी दिन देखने और सुनने वालों का हुजूम जमा हो जाता था। जेनी मार्टिन से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखती थी। 30 साल जेनी कहीं से भी 30 साल की नहीं लगती थी। वो एक प्रोफेशनल सिंगर थी जिसकी आवाज़ नहायत दिलकश थी। अलबत्ता जब उसने आरजे की आवाज़ सुनी थी वो हैरान रह गई थी और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो आरजे के साथ सिंगिंग करे, और आज वो आ रही थी आरजे के साथ। वो दोनों एक साथ धमाका करने वाले थे। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर उनकी गाड़ियाँ आगे पीछे स्टेडियम में दाखिल हुई थी और कुछ देर बाद मीडिया, कैमरों की चमक और लोगों की ज़बरदस्त हूटिंग में वो स्टेज की तरफ बढ़े थे। रात तकरीबन 2 बजे शो ख़त्म होगा और उसके बाद जेनी की ख्वाहिश पर वो दोनों वापस होटल जाएंगे। जेनी की ये ख्वाहिश आरजे लाजमी पूरी करेगा। एक बार वो दोनों होटल पहुंच जाए फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। वो प्रोजेक्टर के सामने खड़ी बता रही थी। स्क्रीन पर स्टेडियम के अंदर बाहर, स्टेडियम से होटल तक और होटल के अंदर तक हर चीज़ का नक्शा था, और दूसरी स्क्रीन पर स्टेडियम की वीडियो नज़र आ रही थी। ध्यान रहे, इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए, बॉस ने सख्त तंबीह की थी। लड़की ने अस्पात में सर हिला दिया था। जेनी और आरजे दोनों सिया रंग के कपड़ों में थे। जेनी ने घुटनों तक आते शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे
जबकि आरजे ने घुटनों से फटी जीन्स पहनी, जिसकी ब्लैक जैकेट भी जगह जगह से फटी हुई थी। रबर बैंड से बालों को पीछे की जानिब किए, गले और बाजुओं में लटके बैंड्स, जिन पर आरजे वाज़े लिखा चमक रहा था, वो दोनों आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने थे। गिटार हाथ में पकड़े वो स्टेज पर झूल रहा था। जीनी उससे 10 साल बड़ी थी और थी भी बरतानिया से, लेकिन आरजे कहीं से भी ना उससे मुतासिर नजर आ रहा था और ना ही वो खौफ का शिकार था। उसका एतमाद देखने लायक था। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. जीनी ने गाना शुरू किया था। मन दोस्त दानम, बच्चशम मन गरिया नदा, ना नमीन तो नम, बदून तो हानम पदा। आरजे अपनी तिलस्माती आवाज़ से एक बार फिर जहर फूंक रहा था। लोग दीवानों की तरह उन्हें सुन रहे थे। चलिए अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे साथ अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।